Hi students, hope your preparation is going on very well and आप पैनिक में नहीं होंगे, रादर आप एंथू में होंगे, एनर्जेटिक होंगे और एक क्यूरियस होकर के एग्जाम का वेट कर रहे होंगे। मैं जेबी सर आपके सामने फिर से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप देखेंगे इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस है 15 ओम्स का, एक 30 ओम्स, ये 60 ओम्स, ये 15 ओम्स, ये वोल्टमीटर और एक एमीटर और 20 वोल्ट का सेल है और आपसे पूछेगा इस सर्किट में करंट आई कितनी होगी। पहली चीज, इस सर्किट में करंट आई कितनी होगी। दूसरी चीज कि इस 60 ओम्स के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा और इसके अक्रॉस कितनी पावर जनरेट होगी। इसका वोल्टेज भी पूछा गया और इसका पावर भी पूछा गया है, इसकी पावर भी इसके अक्रॉस, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, वोल्टमीटर की रीडिंग भी पूछेगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप स्टूडेंट दिमाग में ये रखेंगे कि जो वोल्टमीटर है, जो आपको दिया जाएगा वोल्टमीटर, ठीक है ना, सारे वोल्टमीटर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, बट जो आपको 10th क्लास में दिया जाएगा तो उस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। दैट मीन्स व्हाट कि जब करंट यहां आएगी तो इस ब्रांच में से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट पास होगी। तो दैट मीन्स कि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जब वोल्टमीटर नहीं कनेक्टेड था तब 15 ओम्स रेजिस्टेंस था, और जब आपने वोल्टमीटर कनेक्ट भी कर दिया तब भी इसके क्रॉस क्या होगा, 15 ओम्स ही होगा, जैसे मैंने यहां पे दिखाया हुआ है, राइट। सिमिलरली एमीटर, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, मे बी कि आपको नहीं पता हो, एक डिवाइस होती है कॉल्ड गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर इज द फंडामेंटल डिवाइस, दैट इज द बेसिक डिवाइस जिसकी हम सर्किट में केवल करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और एमीटर भी गैलोनोमीटर से बनता है। हम गैलोनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस, हम उसे बोलते हैं शंट लगा देते हैं और वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब गैलोनोमीटर के सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। बट अभी पॉइंट क्या है, एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, यानी इसकी प्रेजेंस से सर्किट का करंट चेंज नहीं होगा। एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, दैट मींस इस ब्रांच में ऑलमोस्ट कोई करंट नहीं होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल करंट होगा। तो अब आप देखो, दैट मींस व्हाट कि ये 30 और 20 पैरेलल में आ गए, 60 पैरेलल में आ गए। जब आप 30 और 60 को पैरेलल में कैलकुलेट करोगे तो 20 आ जाएगा। तो 15 15 15 ये तीन सीरीज में आ गए। मैंने बोला वोल्टमीटर है, तब भी क्या होगा, 15 होगा। अब इस सर्किट की जो ओवरऑल करंट आई है, बच्चों देखो आई की वैल्यू क्या आ गई, I इक्वल टू 20 अपॉन, और ये 20 प्लस 30 50, दैट इज व्हाट 2/5 एम्पियर्स। ये सर्किट की करंट आ गई 2/5 एम्पियर्स। अब वो करंट इसमें से भी पास होगी, इसमें से भी पास होगी, इसमें से भी पास होगी। जो ये वाला 15 ओम्स है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V इक्वल टू आई आर, सो दैट बिकम्स I इज 2/5 और R की वैल्यू है 15, सो दैट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 6 5 से 3, तो 6 वोल्ट्स। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ गया, दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, इट बिकम्स 6 वोल्ट्स। अब बच्चों इस वाले के क्रॉस कितना वोल्टेज और कितनी पावर होगी, ये 20 ओम से आ रहा है, तो इस 20 ओम्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू आई आर मींस I इज 2/5 एंड R इज 20, सो दैट बिकम्स व्हाट, 8 वोल्ट्स। ध्यान से समझना, 8 वोल्ट्स। दैट मींस कि इसके क्रॉस वोल्टेज है 8 वोल्ट्स, तो 8 वोल्ट्स इसके क्रॉस से, दैट मींस कि पैरेलल में दोनों है, दोनों के क्रॉस क्या होगा, 8 वोल्ट्स। तो 60 ओम्स के अक्रॉस आपका वोल्टेज पता लग गया कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, 8 वोल्ट्स। आप समझ गए ना, क्योंकि इसके क्रॉस 8 वोल्ट्स I इंटू आर, और ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों से मिलकर के ये बना है, तो इसके क्रॉस भी 8 वोल्ट्स और इसके क्रॉस भी 8 वोल्ट्स, राइट। अब इसके क्रॉस 8 वोल्ट्स है और इसका रेजिस्टेंस R भी पता है, तो इसमें जो पावर जनरेट होगी, इसकी पावर देखो P आ जाएगी V²/R, सो दैट इज व्हाट 8 इंटू 8 अपॉन 60, इतने वॉट्स, ये इसकी पावर आ गई। सो आई होप कि स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपको एक थोड़ा सा तरीका भी पता लग गया होगा कि आप कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल करने जा रहे हो, कैसे सर्किट को सिंप्लीफाई करते हो, फिर आप सिंप्लीफाई करके चीजें निकालते हो, फिर उसे एक्सपैंड करते हो वापस से, है ना, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव रिडक्शन, कि एक स्टेप के बाद अगर और भी रिड्यूस करना पड़ता तो हम उसे और भी रिड्यूस करते हैं। और अगर टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाए तो ऑब्वियसली 50 है। नाउ सी नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चे, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बट मैंने क्यों दिया, बिकॉज कई बार मैंने देखा कि बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में फिगर थोड़ा सा अजीब सा होता है तो कंफ्यूज कर जाते हैं। आप देखो यहाँ पे इस सर्किट में इस R4 का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से है, हमने बैटरी के पॉजिटिव से बना दिया, ये R4 है, याला रेजिस्टेंस ये R4 है, ठीक है ना, और एक एंड इसका बैटरी के नेगेटिव से, बैटरी के नेगेटिव से बना दिया। अब यहाँ पे R1 का एक एंड भी बैटरी के पॉजिटिव से, R1 का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से बना दिया, ये वाला R1 है, और R3 का एक एंड भी बैटरी के नेगेटिव से है, याला तो यहीं से है ना, यहां से R4 का एक एंड है, तो याला आपका R3 हो गया। दैट मींस ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो 10 10 10 कितना हो गया 30, और 30 के साथ 10 कैसा है पैरेलल में, तो दैट मींस की सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड आई टोल्ड यू वोल्टमीटर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सो दैट मींस व्हाट की सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R 1/R जो 1/R है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 10 10 10, दैट बिकम्स व्हाट 30। मैं सीधे R की वैल्यू लिख देता हूं, तो R की जो वैल्यू आएगी दैट बी 30 इंटू 10, R1 इंटू R2, 30 इंटू 10 अपॉन व्हाट 30 प्लस 10, R1 प्लस R2 दैट इज व्हाट 40। सो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस बिकम्स ये 30/4 दैट इज व्हाट 7.5 ओम्स, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। इसका सर्किट का पूरे का रेजिस्टेंस, दैट मींस की सर्किट में करंट आई कितनी होगी, दिस विल बी 3/7.5 एम्पियर्स, राइट। टोटल रेजिस्टेंस आपका निकाला 7.5 ओम्स और वोल्टेज है 3 वोल्ट्स, सो दैट मींस करंट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स इक्वल टू व्हाट 3/7.5। अब देखो ये 3 वोल्ट्स नीचे वाली ब्रांच के क्रॉस भी है और 3 वोल्ट ऊपर वाली ब्रांच के क्रॉस भी है ना। तो ऊपर वाली ब्रांच में अगर आपसे करंट पूछा जाए, जैसे ये करंट टोटल करंट है, नीचे वाली ब्रांच का करंट I1, नीचे वाली ब्रांच का करंट I1 कितना होगा, इट विल बी 3/10, क्योंकि पूरा वोल्टेज 10 इसके क्रॉस भी है, और ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट I2 है, I2 विल बी इक्वल टू व्हाट, I2 विल बी इक्वल टू दिस विल बी 3/30, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कितना 30 है, तो ये I2 इस 10 ओम के अक्रॉस भी होगा, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा V, दैट विल इक्वल टू व्हाट IR। सो I तो आपने निकाला 3/30 अभी, जो कि 1/10 हुआ, into what 10, into what 10, is that clear? So that becomes what, it becomes equal to, आपने करंट निकाला करंट आपने निकाला इसमें I2 3/30, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, it's 10, so इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आया, इसके क्रॉस वोल्टेज 1 वोल्ट आना चाहिए था, हाँ ठीक है 1 वोल्ट ही तो आ रहा है, 30/30 दैट इज व्हाट 1 वोल्ट, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आ गया 1 वोल्ट आ गया। तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बट मैंने एग्जांपल के लिए इसलिए दिया कि कई बार फिगर में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। नाउ सी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि एक ये कंडक्टर है जिसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल r है, लेंथ l है, और इसका रेजिस्टेंस 16 ओम्स है। इसका रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम्स है, और बोलोगे इसे स्ट्रेच करके इसकी लेंथ डबल कर दी है। हमने इसे स्ट्रेच किया और इसकी लेंथ कितनी कर दी, डबल कर दी, तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। बच्चों देखो, जब आप इसे स्ट्रेच करोगे तो मटेरियल का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अगर आपने लेंथ डबल कर दी तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा, तो जब आप लेंथ डबल कर दोगे तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ। तो दैट मींस कि पहले जो रेजिस्टेंस R था दैट वाज रो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, मतलब व्हाट, कॉपर की रेजिस्टिविटी की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, हाँ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, बट ये नहीं कि आपने कंडक्टर छोटा बनाया, बड़ा बनाया, थिन बनाया, थिक बनाया, उससे उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉपर की एक फिक्स्ड रेजिस्टिविटी होगी, गोल्ड की एक फिक्स्ड रेजिस्टिविटी होगी, एल्युमिनियम की एक फिक्स्ड रेजिस्टिविटी होगी, जो कि केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, उसके साइज शेप पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टेंस उसके साइज और शेप पे डिपेंड करता है, कितनी लेंथ है और कितना एरिया है। तो R इक्वल्स रो L बाई A, तो आपने पहले इसकी वैल्यू कितनी है 16 ओम्स। अब आप बाद में देखो बच्चों कि R डैश कितना हो जाएगा, R डैश बिकम्स इक्वल टू रो, अब मैंने लेंथ तो दो नहीं कर दी 12, और एरिया क्या आ गया A बाई 2, तो दैट मींस व्हाट कि R डैश विल बिकम इक्वल टू रो L बाई A मल्टीप्लाइड बाई 4, इसका 4 टाइम्स, so R dash becomes equal to what 64 ohms,
तो बच्चों इस चीज पे ध्यान दोगे कि जब आप स्ट्रेच करोगे सो व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट, इट्स वॉल्यूम। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बताना है। तो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए सबसे पहले मैं आपको मैग्नेटिज्म में 3 लॉज हैं वो मैं एक बार क्लियर कर दूं। पहला लॉ है राइट हैंड थंब लॉ, राइट हैंड थंब लॉ। अब आप राइट हैंड थंब लॉस को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हो। इससे आप निकालते क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हाउ, आपको जैसे कोई वायर है वो 2D में है, प्लेन में कहीं पे भी, जैसे 2D ये वायर है। अब इस वायर में करंट अपवर्ड्स है, वायर में करंट किस ओर है, अपवर्ड्स। और मुझसे पूछा गया कि मेरे और वायर के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैं क्या करूंगा, अपने राइट हैंड से इस वायर को इस तरीके से होल्ड करूंगा सो दैट कि मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में आ जाए। इज दैट क्लियर? मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में आ जाए। मैंने बोला करंट अपवर्ड से, करंट अपवर्ड्स आ गया। अब मैं क्या करूंगा, वापस से अपने दूसरे हाथ से लेफ्ट हैंड से इसे सपोर्ट दूंगा ताकि ये वायर गिरे ना, और थंब को उसी डायरेक्शन में रखूंगा जिस ओर करंट है। अब मैं अपनी फिंगर्स को, आप फिंगर्स की कर्लिंग से जनरली कंफ्यूज हो जाते हो। आप कर्लिंग बगैर मत कराओ। आप क्या करोगे, मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है, अपने और वायर के बीच वाले इस स्पेस में। मैं क्या करूंगा, अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट दिया, थंब की डायरेक्शन मैंने राइट हैंड की सेम रखी जिस ओर करंट है, और फिंगर्स को अपनी ओर अलाइन किया। कर्लिंग मत कराओ, केवल अपनी ओर अलाइन कराओ, अपनी ओर उन्हें ओरिएंट कराओ। राइट, इज दैट क्लियर? अपनी ओर का मतलब उस ओर जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, आपने उस ओर ओरिएंट कराया। अब आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिस ओर आपने अलाइन किया या अलाइन कराया है उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर में किस ओर, जैसे आप बोलोगे परपेंडिकुलर में इस ओर भी हो सकता है, इस ओर भी और इस ओर भी। तो जिस ओर आपकी फिंगर्स की नेचुरल कर्लिंग हो रही है, नेचुरल कर्लिंग मेरी फिंगर्स की, आप देखो मेरी फिंगर्स की नेचुरल कर्लिंग इस ओर हो रही है, इस ओर हो रही ना। तो मतलब जिस ओर आपने अपने हाथ को अलाइन कराया, तो जब आपने थंब करंट की डायरेक्शन में रखा, फिर जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है ना, उस ओर आपको केवल अपने हाथ की फिंगर्स को ले जाना है, स्ट्रेट। बिल्कुल लुक एट दिस, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, आपको बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना है, लाइक दिस। आप स्ट्रेट ले गए, कोई कर्लिंग नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फिंगर्स के परपेंडिकुलर होगी, और जिस ओर फिंगर्स की नेचुरल कर्लिंग होती है इस ओर, तो दैट मींस व्हाट, ये इस ओर आएगी। अब देखो, अगर मैं आपसे मानूं कि जैसे आप होगे, आप वायर को लेकर के करोगे, तो मैं क्या करूंगा, मेरे सामने नॉर्थ, मेरे पीछे साउथ, मेरे इस ओर ईस्ट, मेरे इस ओर वेस्ट, तो मैं बोलूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो किसी भी स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, तो आपको करना क्या, केवल उससे, जैसे मान लो मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी इस पॉइंट पे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मुझे इस पॉइंट पे किस ओर डायरेक्शन होगी, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मैंने क्या करा, इसे देखो होल्ड करा, थंब मेरा अपवर्ड्स। अब मैं फिंगर्स को केवल उस ओर ले जाऊंगा, मुझे इस ओर निकालना है, मैंने फिंगर्स को उस ओर किया। अब फिंगर्स को देखो, जब मैंने उस ओर किया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, मेरी फिंगर्स के परपेंडिकुलर और नेचुरल कर्लिंग की डायरेक्शन में, यानी आपसे अवे इसके अंदर की ओर। जहां मैग्नेटिक फील्ड किस ओर आएगी, अंदर की ओर। जब सर्कल के अंदर क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड किस ओर आएगी, अलाइन किया, इस ओर फिंगर्स को ले गया। अब परपेंडिकुलर और नेचुरल कर्लिंग बाहर की ओर आई, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर की ओर आएगी। इज दैट क्लियर? सो आप किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सिस्टम से, जब आप राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इस तरीके से। और अगर आपसे राइट हैंड थंब रूल लिखने के लिए आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, हाउ विल यू राइट? आप लिखोगे, इफ द करंट कैरिंग वायर इज हेल्ड in the right hand in such a way that thumb points in the direction of current, then the fingers are oriented towards the point where magnetic field is to be determined. The fingers are oriented towards the point where magnetic field is to be determined. Now the magnetic field at that point will be perpendicular to the orientation of the fingers, perpendicular to the orientation of the fingers and along the natural direction of curling, right? अब मैंने जैसे आपको, बहुत से बच्चों को बिल्कुल याद होगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न में होगी, बट यहाँ पे देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। मैग्नेटिक फील्ड बी का अब 10th क्लास में आप कोई एक्सप्रेशन नहीं करते हो, 12th क्लास में आप करोगे, बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब आप जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो दैट इज व्हाट, पास के सर्कल्स, यहाँ पे लाइंस ऐसे होंगी, है ना, यहाँ अंदर यहाँ बाहर। पास के सर्कल्स थोड़े
वायर के पास वाले सर्कल्स थोड़े पास पास होंगे। जैसे जैसे आप दूर जाओगे सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सर्कल्स जितने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जितनी कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं वो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। और जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा दूर दूर हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो नॉट ओनली द डायरेक्शन कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ अंदर यहाँ बाहर, दैट इज वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, पास में सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस कम, जैसे जैसे दूर जाओगे सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा। अब यहाँ पे देखो आप बच्चों, यहाँ पे कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये नॉर्थ हो या साउथ होगा। अच्छा, यू नो, आई थिंक यू नो इट कि एक मैग्नेट में नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आते हैं और साउथ में जाते हैं उसके बाहर मैग्नेट के, और अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ में आते हैं। दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेट। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर लूप, ठीक ना, वायर लूप भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसके नॉर्थ साउथ कैसे आएंगे मैं भी आपको बताऊंगा। पहले आप यहां देखो, अब यहां पे करंट की एंट्री कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। लुक एट दिस, मैं कैसे, मेरा हाथ मूव कर रहा है, ऐसे आई करंट, ऐसे गई, ऐसे गई। तो जब आप इस ओर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंट्री वाले पॉइंट पे अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे आप नॉर्थ पोल मान लोगे, दिस इज द नॉर्थ पोल। और दूसरे में डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से क्या होगा, साउथ। लेकिन अगर एंट्री वाले पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन का सेंस जो उन्होंने फिगर में दे रखा होता 2D में, वो आपको क्लॉकवाइज दिखता तो वो साउथ होता और दूसरा वाला नॉर्थ। अब इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या स्पेशल चीज है, आप ध्यान से देखोगे, ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ, राइट, और फिर यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे गई, ये देखो आप बच्चों एक ही देख रहे हो क्या, जैसे जैसे मैं इसके बाहर जाता हूं, बीच में लाइंस ऑफ फोर्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, किनारे में थोड़ी सी कम कॉन्सेंट्रेटेड, और बाहर लाइंस ऑफ फोर्स बहुत दूर दूर है। तो हम थियोरेटिकली एक आइडियल सोलेनॉइड, यू नो इट इज ए सोलेनॉइड, है ना, ये सोलेनॉइड है। एक आइडियल सोलेनॉइड में हम बोलते क्या है, इसके बीच वाले पार्ट में यहां पे मैग्नेट बी क्या होगी, बी होगी, यहां मैग्नेट फील्ड बीच वाले पार्ट में क्या होगी, बी। तो इसके एंड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेट बी क्या होगी, यहां पे b/2, यहां पे भी क्या होगी, b/2, और बिल्कुल बाहर इस पॉइंट्स पे मैग्नेट बी विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं या लॉजिकल क्वेश्चन पूछ देते हैं तो याद रखो, मिडवे में यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेटेड सबसे ज्यादा, बी किनारों में b/2, राइट, और इस ओर और इस ओर ऑलमोस्ट बी की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स बहुत रेरिफाइड होती है, बहुत दूर दूर होती है। बच्चों समझिए इस बात को। और डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, एंट्री के पॉइंट पे अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा, और दूसरा वाला साउथ। एंट्री वाले पॉइंट पे अगर करंट का सेंस क्लॉकवाइज है तो वो होगा साउथ पोल, और दूसरा वाला नॉर्थ। अब एक चीज और देखोगे बच्चों, ना यहां देखो, अब जैसे इस केस में आपसे पूछा गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको प्लॉट करना, तो देखो बीच वाले पॉइंट पे मैं निकालता हूं, इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बीच वाले पार्ट में अंदर, और इस वाले की वजह से बाहर, यानी कि बीच में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, इसकी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी, राइट, इसकी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी, ठीक है ना, इसकी लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, ऐसे जाएंगी। अब आपको ये तो पता लग गया कि बीच वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों की अपोज कर रही है, बीच वाले पॉइंट पे क्या हो, अपोज कर रही है। तो यहाँ पे बी ऑलमोस्ट क्या रहेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे बी की वैल्यू 0, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी। तो उस चीज के लिए फिगर में ध्यान क्या रखना है कि ये लाइंस ऑफ फोर्स थोड़ी सी बिल्कुल प्रॉपर सर्कल्स नहीं होंगे, ये ऐसे होंगे। यहां पे देखो पहले सर्कल, अब जब आप दूर गए तो यहां पे तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे थी, यहां काफी दूर हो गई, राइट, यहां पे सर्कल, यहां पे लाइन ऑफ फोर्स रिलेटिवली, यहां पे काफी दूर का मतलब एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की मैग्नेटिक बी को क्या कर रही, कैंसिल कर रही, तो मैग्नेटिक बी की वैल्यू कम हो गई, और बीच में मैंने कोई फील्ड यहां दिखाई ही नहीं है, द रीजन बीइंग बी की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे 0 आ गई। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। बट अगर बच्चों ऐसा होता
कि दोनों वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन है, तो देखो यहाँ बीच वाले पार्ट में मैंने भी इसकी अंदर की ओर और इस वाले वायर की, लुक एट दिस, करंट ऐसे इसकी भी अंदर की ओर, लुक एट दिस, देखो यहाँ पे इसकी भी अंदर की ओर और इसकी भी अंदर की ओर, तो अब बीच वाले पार्ट में मैग्नेटिक भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, मतलब व्हाट इट विल बिकम लाइक दिस। इसकी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे, यहां पे अंदर है तो यहां पे भी क्या हो रहा है, देखो अंदर आ रही है ना। अब यहां पे मेरे पैटर्न में आप एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे, मैं देखो यहां पे बीच में अब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे सपोर्ट कर रही है। जब सपोर्ट करी तो बीच वाले पार्ट में काफी कॉन्सेंट्रेटेड हो गई लाइंस ऑफ फोर्स, और किनारे क्या हो रहा है, किनारे लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो गई, थोड़ी रेडिफाइड है, क्योंकि एक ही वायर की मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी यहां होगी बट काफी कम होगी, और यहां पे उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ऐसे ही इस ओर यहां पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी देखो अंदर, और इस वाले की मैग्नेटिक भी यहां पे बाहर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बाहर और इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पे बाहर और इसकी मैग्नेटिक भी यहां पे अंदर। तो दैट मींस कि दोनों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी, काफी रेडिफाइड, क्योंकि एक दूसरे को अपोज कर रही बट बीच में क्योंकि सपोर्ट कर रही, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। इज दैट क्लियर? हाँ बच्चों, एक चीज और देखो, अगर कोई सर्कुलर रूट है और सर्कुलर रूट में करंट आपको जो दे रखा है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो आपको एंड फेस कर रहा है, फेसिंग इन नॉर्थ पोल होगा, और इसका बैक साइड क्या होगा, साउथ पोल होगा। फेसिंग एंड क्या होगा, नॉर्थ पोल, तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आएंगी, यहां बाहर आएंगी, यहां अंदर जाएंगी, लाइक दिस, ठीक है, यहां बाहर आएंगी, यहां पे अंदर जाएंगी, ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स होंगी। ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स, राइट, दिस इज क्लियर ना। ये एक सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। बच्चों एक चीज और देखोगे, दिस इज वन ऑफ द लास्ट थिंग, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके जो लॉज हैं, ये केवल इसके पहले मैंने आपको केवल एक लॉ बताया, दैट इज व्हाट, राइट हैंड लॉ। अब मैं आपको लेफ्ट हैंड रूल बता रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि पहले मैं आपको सिखा रहा हूं एक करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे। जैसे इस ओर करंट है, इस ओर मैग्नेटिक फील्ड भी है, अब इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन, आप क्या करोगे, अपने लेफ्ट हैंड में फर्स्ट फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लो, तीनों को क्या करोगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और सबसे पहले आप क्या करोगे, जो फर्स्ट फिंगर है, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, सबसे पहले आप फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड बी की ओर ले आओ, ले आए, राइट। आप क्या करोगे, मैग्नेटिक बी की डायरेक्शन को रिटेन करो, अपने हाथ को तब तक घुमाओ जब तक कि मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में ना आ जाए। मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन, अब देखो मेरे इसमें मिडिल फिंगर आ गई करंट की डायरेक्शन में, यानी मिडिल फिंगर ऊपर की ओर हो गई, थंब मेरा अंदर की ओर जा रहा है, जो मेरा थंब है ना वो अंदर की ओर जा रहा है, यानी इसके ऊपर फोर्स किस ओर होगा, फोर्स विल बी इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मतलब आपके लिए इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। मैं फिर से करता हूं, तीनों को पहले लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड में आप फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर, फिर क्या करोगे, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बी की ओर, उसे रिटेन करो और हाथ को इस तरीके से घुमाओ कि इसका ओरिएंटेशन चेंज ना हो फर्स्ट फिंगर का, इसे रोटेट कराओ सो दैट कि मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में आ रहा है और थंब आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा। इज दैट क्लियर? और एक चीज और याद रखो, जब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे आपका तीनों का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी और वायर की लेंथ, क्योंकि करंट वायर की लेंथ के अराउंड होगी, करंट होगी वायर की लेंथ के अराउंड होगी, तो जब मैग्नेटिक फील्ड बी और करंट दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इज दैट क्लियर? फोर्स इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फोर्स का एक्चुअली फॉर्मूला होता है, फोर्स F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, जो कि आप 12th में करते हो। इसका मतलब देखो ये हुआ बच्चों की, जैसे मान लो सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड बी सोर है और वायर इस तरीके से है I, वायर की जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो L है,
और लेंथ और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो हम इसे बोलते हैं फोर्स F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब थीटा 90 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? दूसरी ओर एक चीज और, जैसे अब आप बोलो, अब आप ये लॉ कैसे लगाओगे? यहां तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपको क्या करना, लेंथ इस ओर है, करंट की डायरेक्शन में लेंथ ले लिया करो, और लेंथ के दो पार्ट्स कर दो। हम ये वैसे एलिमेंट्स में करते हैं वेक्टर्स रिजोल्यूशन, तो यहाँ पे लेंथ का एक पार्ट, इसका एक पार्ट ये आ गया, जैसे ऐसे बनाया करो, ये करंट की डायरेक्शन हुई, तो इसे ऐसे कर दो, यानी लेंथ का एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। जो पार्ट लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि जीरो उसका थीटा जीरो साइन जीरो, उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता, फोर्स केवल परपेंडिकुलर पार्ट के ऊपर लगता है। तो अब सब कुछ परपेंडिकुलर, बी करंट ऐसे कर ली अपवर्ड्स, फोर्स क्या आ गया अंदर की ओर। और बिल्कुल एग्जैक्टली यही हम करते हैं जबकि एक कोई प्लस क्यू चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बी और उसमें v स्पीड से सो जा रहा है। यहां देखो मैंने जानबूझ करके बी वी परपेंडिकुलर ली, तो फोर्स के बिल्कुल सेम लॉ, जिस ओर आपने लेफ्ट हैंड में करंट ली थी मैग्नेटिक फील्ड बी, वैसे ही जिस ओर आपने करंट ली थी उस ओर पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी कर दो, फोर्स किस ओर आया अंदर की ओर। जिस ओर आपने इसके पहले करंट की डायरेक्शन ली थी उसी लॉ में, उसी में आप उस ओर पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन कर दो, और फोर्स क्या आ गया अंदर की ओर। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, आप इसे पॉजिटिव चार्ज की तरह डील करके फोर्स निकालो बिल्कुल वैसे ही, और बाद में फोर्स का डायरेक्शन क्या कर दो, रिवर्स कर दो। जैसे अगर ये नेगेटिव चार्ज इस ओर जा रहा होता, आप बिल्कुल इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन लेते, राइट। फोर्स अंदर की ओर आया, आप क्या लिख दोगे, फोर्स होगी आउटवर्ड्स, फोर्स उसका रिवर्स कर दोगे। और यहां पे भी वही है, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड b आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो फोर्स विल बी व्हाट, इट विल बी मैक्सिमम। बच्चों आप समझ गए इस चीज को? तो उस केस में फोर्स क्या होगा, इट विल बी मैक्सिमम, राइट। और यहां पे भी अगर चार्ज पार्टिकल किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हो, वेलोसिटी v से ओर है, तो वेलोसिटी का एक पार्ट मैग्नेट v की ओर, उस पे फोर्स जीरो, और एक पार्ट परपेंडिकुलर, तो अभी भी क्या होगा, आपको फोर्स परपेंडिकुलर पार्ट पे ही निकालना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी v के है तो आपको फोर्स निकालना आता है। सो स्टूडेंट्स इसे आप केयरफुली वॉच करना, और आप जो है कि मैं इसे यूट्यूब में क्योंकि अपलोड कर रहा हूं, तो आपसे अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो मैं आपके कमेंट्स भी देखूंगा, कोई भी डाउट आता है मैं उसके रिजोल्यूशन के लिए फिर से सेशन ले लूंगा, या मैं कमेंट में ही आपको सॉल्यूशन उसका रिजोल्व कर दूंगा। इज दैट क्लियर? सो आप केयरफुली देखना, मैं अभी ऐसे कम से कम 2 सेशंस और दूंगा, क्योंकि मुझे लाइट वाला पार्ट भी क्लियर करना है, और मे बी कि मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में भी मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। सो कीप डूइंग वेल, फील एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक, कोई पैनिक और प्रेशर नहीं, एंड बस अच्छा करते रहो, एंड स्टे बेस्ट।